जय हिंद दोस्तों, मैं के गुरु कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले मैं स्वर संधि और वर्णमाला बता चुका हूं या पढ़ा चुका हूं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो व्यंजन संधि पर करना चाहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन का मेल, व्यंजन का मतलब होता है हलंत वर्ण, जैसे कि ता, ये हलंत वर्ण है, ये शुद्ध व्यंजन है। तो जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर अथवा अर्थात व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन से हो जाए तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमको कुछ नियम पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत नाम नहीं है, जैसे स्वर संधि में था दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ऐसे कुछ नहीं है, नियम हैं। तो हम नियमों का अध्ययन करते हैं और उन नियमों की प्रवृत्ति का भी धीरे धीरे उसी के साथ अध्ययन कर लेंगे। तो आइए हम बात करते हैं पहले नियम का। तो नियम नंबर पहला क्या कहता है कि पहला वर्ण अगर पांचवें वर्ण से मिल जाए, पहला वर्ण यदि पांचवें वर्ण से मिल जाए। पहला वर्ण कौन कौन से होते हैं तो उनको भी देख लेते हैं हम यहां पर। पहला वर्ण का, ये पहला वर्ण होता है। अगर आप याद रखेंगे तो वर्णमाला में मैंने आपको एक वर्ग बताया था, जिसमें पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, 5 वर्ग थे, 5 वर्ण थे। का वर्ग में पहला का होता है, चा वर्ग में पहला चा होता है, टा वर्ग में पहला टा होता है, ता वर्ग में पहला ता होता है और पा वर्ग में पहला पा होता है। अब इन सभी का मेल यदि पंचम वर्ण से हो जाए, पंचम वर्ण कौन सा होता है? इंगा होता है, या होता है, अणा होता है, ना होता है और मा होता है। अगर इनसे हो जाए तो होता क्या है? तो पहली बात, ये याद करने वाली बात नहीं है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम यह पाएंगे कि जो पंचम वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है, अर्थात नासिक व्यंजन है। इसका उच्चारण नाक और मुख के संयोग से होता है। तो ये याद रखने वाली बात नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि कोई वर्ण पंचम से मिले या पंचम किसी से मिले, कोई वर्ण पंचम से मिले या पंचम किसी से मिले तो वो हमेशा पंचम में ही रहता है। अर्थात यहाँ पहला वर्ण पंचम से मिल रहा है तो पहला भी काय में बदल जाएगा, पंचम में बदल जाएगा। और यदि पंचम किसी से मिलता तो पंचम पंचम में ही रहता, वो और किसी में नहीं बदल सकता। तो ये नियम होता है पंचम का कि पंचम से कोई भी मिले तो वो पंचम में ही बदल जाता है। अर्थात ये अभी 15 दिखाई दे रहा है, 1 + 5, तो 15 दिखाई दे रहा है तो हम इस पहले को क्या बना देंगे? पांचवा बना देंगे। और 1 5 पहले से ही लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अर्थात पहला वर्ण प्लस पंचम वर्ण बराबर 55, मतलब 15 की जगह आपको 55 कर देना है। कैसे करना है उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां लिखा है जगत प्लस नाथ। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पर प्लस के इस तरफ संधि होती है और इस तरफ होती है, हम समझ ही चुके थे। अब हम यहां देखते हैं कि ता कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण है। ना कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण है। हमको 15 मिल गया, हमें 55 बनाना है। तो 55 कैसे बनेगा? इस ता की जगह पांचवा करना है तो ता से गिन लेते हैं, ता, था, दा, धा, ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा। ता आधा है, हलंत लगा हुआ है, इसलिए ना भी कैसा आएगा? आधा आएगा। ए जैसे का तैसा लिखा रहेगा तो ये हमने जैसे का तैसा लिख दिया और बाकी जो बचा था हमेशा की तरह हम उसको जैसे का तैसा लिख देंगे, बन गया जगन्नाथ। इसी क्रम में हम और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है बाक प्लस मय। अब यहां देखेंगे तो ए पहला वर्ण है, ए पंचम वर्ण है। ए पहला पंचम में बदलेगा तो का, खा, गा, घा, इंगा, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा? अब आधा का है तो इंगा भी कैसा बनेगा? आधा बनेगा। और हमने मिला के लिख दिया, बन गया बांगमय। क्या बन गया? बांगमय। इसी प्रकार से हम और भी देखना चाहते हैं तो और भी देख सकते हैं। तो हम यहां पर देख लेते हैं। जैसे यहां लिखा है उत्धन माद। देखो ये पहला है, ये पंचम है, तो पहला काय में बदलेगा? पंचम में बदलेगा। तो ता, था, दा, धा, ना क्या हो जाएगा? आधा ना। ए अपनी जगह लिखा रहेगा और ऊ अपनी जगह, क्या बन गया? उन्माद। अर्थात पहले के स्थान पर पांचवा बनाना है। कब बनाना है? जब उसके सामने पांचवा हो। तो पहले का पांचवा बनेगा, मतलब जो पहला होगा उसी का पांचवा बनेगा।
जो पहला होगा उसी का पांचवा बन जाएगा, तो पहले के स्थान पर पांचवा बना देंगे। ये हुआ पहला नियम। अब हम देखते हैं दूसरे नियम पर, दूसरा नियम क्या कहता है। तो व्यंजन संधि का दूसरा नियम, व्यंजन संधि का दूसरा नियम समझने से पहले मैं आपको यहां कुछ बताना चाहता हूं कि वर्णमाला में जो हमने वर्ग पढ़ा था उसमें हमने पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण पढ़ा था। इसमें से पहला अल्पप्राण था, दूसरा महाप्राण था, तीसरा अल्प था, चौथा महा था, पंचम अल्प था। अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों का एक नियम होता है कि अगर अल्पप्राण ध्वनि किसी भी ध्वनि से मिले, चाहे अल्पप्राण से मिले या महाप्राण से, वो अल्पप्राण ही बनती है। जिस तरीके से हमने देखा अभी पहला मिला था पंचम से, तो पंचम भी अल्पप्राण था, पहला भी अल्पप्राण था, तो पहला काय मतलब गया था पंचम में, क्योंकि वो अल्पप्राण था। अब पंचम से तो मिलेगा नहीं, तो अब यहां दूसरे नियम में पहला किससे मिलेगा? तीसरे से मिलेगा, चौथे से मिलेगा, अंतःस्थ से मिलेगा या स्वर से मिलेगा, या फिर स्वर से मिलेगा। तो तीसरे से मिलेगा, चौथे से मिलेगा, अंतःस्थ से मिलेगा या फिर स्वर से मिलेगा। अब देखिए आप ता की प्रवृत्ति, पहले वर्ण की प्रवृत्ति क्या है कि पहला वर्ण अल्पप्राण है। मैं कुछ समझाने की चेष्टा कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा कि पहला वर्ण अल्पप्राण है और ये बदलेगा अल्पप्राण में ही। तो अब इसको तो अब मिल नहीं सकता, तो अब इसको अल्पप्राण में बदलना है। तो अल्पप्राण कौन सा बचा है हमारे पास? तीसरा बचा है। तो यहां होगा क्या कि जो पहला वर्ण है, जो पहला वर्ण है अपने तीसरे में बदल जाएगा, अपने तीसरे में बदल जाएगा। ये कहता है दूसरा नियम कि जब पहला पंचम से मिले तो पंचम, और पंचम से ना मिले, तीसरे, चौथे, अंतस्थ या स्वर से मिल जाए, तो पहला अपने तीसरे में बदल जाता है। देखते हैं कैसे बदल जाता है। जैसे कि मान के चलो यहां लिखा हुआ है दिक प्लस अंबर, प्लस के इस तरफ पहला वर्ण है, यहां पर स्वर आ गया है, तो प्लस के इस तरफ पहला वर्ण है और इस तरफ पंचम नहीं आया, अर्थात तीसरा, चौथा, अंतस्थ या स्वर आया है, तो पहले को हम तीसरे बदल देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये गा बन जाएगा आधा, यहां पर अंबर लिखा हुआ है। अब स्वर की एक विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है कि वो मात्रा हमेशा अपने आगे वाले पर लगा लेता है। कब लगा लेता है? जब आगे वाला आधा हो। कब लगा लेता है? जब आगे वाला आधा हो। अब गा देखें यहां पर आधा है, तो ये क्या बन जाएगा? इस पर मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा पूरा गा और दिगंबर। ये पूरा गा और दिगंबर। उसी प्रकार से हम देखें, अगर यहां लिखा हो सत प्लस गति, पहला वर्ण है, इस तरफ पंचम नहीं है, अर्थात तीसरा, चौथा अंतस्थ या स्वर में से कोई है, तो इसका गा, ता का आधा ता दा बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा। चूंकि अब इस तरफ स्वर नहीं है इसलिए हमको इसको आधा ही लिखना पड़ेगा और बन जाएगा सदगति। क्या बन जाएगा? सदगति। उसी प्रकार से हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर यहां हमने लिखा है तत् प्लस उपरांत, तो अब यहां क्या आ गया? स्वर आ गया। स्वर क्या करता है? इस पर मात्रा लगाता है। इस पर मात्रा कब लगेगी? जब ये दा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तदुपरांत। क्या हो जाएगा? तदुपरांत। तो इसी तरीके से जब पहले से तीसरा, चौथा, पंचम या तीसरा, चौथा अंतस्थ या स्वर मिलता है, तो पहला तीसरे में बदल जाता है। पहले का तीसरा बनता तो आधा है, लेकिन अगर इस पर तरफ स्वर होता है तो उस तीसरे में जाके वो मात्रा लगा देता है, उसको पूरा कर लेता है, और जो भी स्वर की मात्रा लगती है वो स्वर पर उस पर दिखाई देती है। जैसे अगर हम यहां लिखें सत प्लस आनंद, तो इसका तो दा बनेगा आधा, लेकिन यहां से बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो बन जाएगा सदानंद। तो क्या बन जाएगा? सदानंद। ये हुआ आपका दूसरा नियम। अर्थात व्यंजन संधि के दो नियम में फिर से दोहरा दूं। अगर पहला पंचम से मिल रहा है तो पंचम बनाता है, और पंचम से नहीं मिल रहा है, तीसरे, चौथे, अंतस्थ या स्वर से मिल रहा है, तो उस समय पहला तीसरे में बदल जाएगा। पहला तीसरे में बदल जाएगा। पहले पहले कौन से होते हैं? का होता है, चा होता है, टा होता है, ता होता है और पा होता है। अगर ये तीसरे, चौथे, अंतस्थ या स्वर से मिल रहे हैं तो ये अपने
तीसरे में परिवर्तित हो जाएंगे। ये हुआ दूसरा नियम। अब हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम जो ता संबंधी नियम कहलाते हैं। इनको ध्यान से देखना, मैं समझाने का प्रयास करता हूं, अगर समझ में आ जाएं, मुझे बस यही आशा है कि आपको समझ में आ जाएंगे। देखते हैं ता संबंधी नियम। तो ता संबंधी नियम क्या कहता है? तो ता संबंधी नियम कहता है कि प्लस के इस तरफ हमेशा क्या रहेगा? ता रहेगा। तब प्लस के इस तरफ हमेशा आधा ता रहेगा। तो एक तो बात पक्की हो गई कि हम ता की स्थिति को अगर देखें तो ता की स्थिति कैसी है कि ता पहला वर्ण है, पहली बात। दूसरा, पहला वर्ण है इसलिए कैसा है? अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। और कैसा है? अघोष है। तो पहला सिद्धांत तो ये हुआ कि ता अगर अल्प प्राण है तो ये बदलेगा काय में? अल्प प्राण में ही बदलेगा, अल्प प्राण में ही बदलेगा। ता आधा है तो बनेगा भी कैसा? दा आधा बनेगा, या कुछ भी जो बनेगा वो हमेशा आधा ही बनेगा। अब देखते हैं इसके सामने चा या छा आ जाए, चा या छा आ जाए तो ता क्या बनेगा? तो ता को बनना अल्प प्राण है और इसके सामने अल्प प्राण चा ही लिखा हुआ है, इसलिए ता का क्या बन जाएगा? ता का आधा चा बन जाएगा, ता का आधा चा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? जैसे यहां लिखा है उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, तो क्या बनेगा? उच्चारण। तो क्या बन जाएगा? उच्चारण। ता का आधा चा, एक चा पहले से ही लिखा हुआ है, अगर वहीं हम लिखें कि सत प्लस छाया तो क्या बनेगा? सत छाया। तो क्या बन जाएगा? सत छाया। छा अपनी जगह ही रहेगा, ता का आधा क्या बन जाएगा? आधा चा बन जाएगा। इसी के साथ हम ता का दूसरा नियम देखते हैं कि ता के बाद यदि जा या झा आ जाए, जा या झा आ जाए, इसमें से अल्प प्राण कौन सा है? जा है। और ता भी कैसा है? अल्प प्राण है। अर्थात ता काय में परिवर्तित होगा? तो ता हमेशा अल्प प्राण में ही परिवर्तित होगा। और आप देख रहे हैं कि ता के सामने ही अल्प प्राण लिखा है, तो यहां आधे ता का आधा जा बन जाएगा। ता का क्या बन जाएगा? आधा जा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखते हैं। जैसे लिखा है सत प्लस जन, तो ता के सामने जा आ गया तो हम क्या बना देंगे? यहां ता का आधा जा बना देंगे। इस तरफ का जैसे का तैसा ही लिखा रह जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहां लिखा है सत प्लस झरणी, तो क्या बन जाएगा? सत झरणी, सत झरणी। तो यहां पर आधा जा, यहां पर आधा जा। उसी प्रकार से अगर हम यहां लिख दें उत धन ज्वल, तो इस तरफ देखो आधा जा है, हमें आधे और पूरे से उस तरफ मतलब ही नहीं है, बस जा होना चाहिए या झा होना चाहिए। तो हम यहाँ ता का भी आधा जा बना देंगे और लिख जाएगा उज्ज्वल। क्या लिख जाएगा? उज्ज्वल। ये ता के दो नियम मैंने आपको बताए हैं। ता का मेल चा और छा से हो तो ता का आधा चा बन जाएगा, ता का मेल जा और झा से हो तो ता का आधा झा बन जाएगा। अब हम देखते हैं ता के अगले नियम। तो ता का तीसरा नियम क्या कहता है कि ता का मेल टा या डा से हो जाए, टा टमाटर या डा डलिया से। अब यहां पर है क्या कि ये दोनों ही अल्पप्राण है, टा भी अल्पप्राण है और डा भी अल्पप्राण है, तो ये दोनों ही बनेंगे। तो बनेंगे क्या ता का? तो ता का क्रमशः, तो ता का क्रमशः आधा टा बनेगा या आधा डा बनेगा। कब बनेगा? तब टा मिलेगा तो टा बनेगा, डा मिलेगा तो डा बनेगा। कैसे बनेगा देखो, बेहत धन टीका, बेहत धन टीका। ता का मेल टा से हो गया, इसलिए इस ता का भी टा बन जाएगा, वो भी आधा, इसलिए उसको नीचे लगा के लिख दिया। आधे टा को या आधे डा को नीचे लिख दिया जाता है सामान्यतः। उसी प्रकार से अगर यहां लिखा जाए उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, तो इस ता का आधा डा बनना है तो क्या हो जाएगा? उड्डयन। तो क्या हो जाएगा? उड्डयन। ता का टा से और डा से भी मेल हो चुका है, अब तो ता का काय से मेल होगा? ला से। तो अब हम ता का मेल कराते हैं अगले नियम में ला से। तो ला अपने आप में अल्पप्राण है, तो तब अपने आप में अल्पप्राण है तो ता का भी क्या बन जाएगा?
आधा ला बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब ता का मेल ला से हो जाए, मतलब इस तरफ आखिरी ता हो, उस तरफ प्रारंभ में ला हो, तो ता का हम ला बना देते हैं। जैसे तत् प्लस लीन, तो क्या बन जाएगा? तल्लीन। इसी प्रकार से अगर लिखा हो उत प्लस लेख, तो क्या बन जाएगा? उल्लेख। ये हुए ता के दो नियम और हुए, टा और डा और ला। टा और डा से मिलेगा तो टा और डा ही बनेगा, अगर ला से मिल जाएगा तो ला ही बन जाएगा। आगे देखते हैं ता के और नियम क्या कहता है। ता का अगला नियम, तो ता का अगला नियम कहता है कि ता का मेल यदि हा से हो जाए। अब यहाँ थोड़ी सी समस्या हमारी ये बढ़ जाएगी कि ता अल्पप्राण में बदलेगा और ता के सामने अब महाप्राण आ गया, हा। हा महाप्राण है, इसलिए अब हम यहाँ दोनों को बदलना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी बनेगी तो ता का तो हम आधा दा बनाएंगे और हा का हम धा बनाएंगे। धा कैसा बनेगा? जैसा हा होगा वैसा ही धा बनाएंगे। तो ता का आधा दा बनेगा, हा का आधा हा का धा बनेगा। जैसा हा होगा वैसा ही धा बनेगा। हम देखते हैं उदाहरण, जैसे लिखा है उत्धन हरण। यहाँ ता है, यहाँ हा है, तो इसका आधा दा बनेगा, इसका धा बन जाएगा और जे जैसे कि तैसे ही लिखे रह जाएंगे। लेकिन आपको याद रहे कि आधा धा और धा को मिलाकर ऐसे लिखा जाता है, आधे दा और धा को मिलाकर ऐसे लिखा जाता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख देंगे, बन गया उद्धरण। इसी प्रकार से अगर कहीं लिखा है तत् प्लस हित, तो अब क्या बन जाएगा इसका दोस्तों? तो इसका बन जाएगा तद्धित। इसका क्या बन जाएगा? तद्धित। अब आगे हम देखते हैं ता का अगला नियम। तो इसी प्रकार का ता का अगला नियम भी है कि ता प्लस सा, ता प्लस सा। तो इस प्रकार से ये था कि ता का मेल महाप्राण से हुआ था तो हमको दोनों ही परिवर्तित करने पड़े थे। उसी प्रकार से ता का मेल फिर अल्पप्राण महाप्राण से हो गया तो हम दोनों को फिर से बदल देंगे। तो ता का बन जाएगा आधा चा और सा का बन जाएगा छा। तो जिस प्रकार का सा होगा छा उसी प्रकार का बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आपके सामने नियम। इसी के अनुसार अगर हम यहाँ पर उदाहरण बनाएं तो सतधन शास्त्र, तो क्या बन जाएगा? सच, इसका छा शास्त्र, तो बन जाएगा सच्छास्त्र। उसी प्रकार से अगर हम और बनाएं तो उत्धन श्वास। अब देखिए सा आधा है तो छा भी कैसा बनेगा? आधा बनेगा। ता का तो हमेशा ही आधा बनना है तो बन जाएगा उच्छ्वास। तो क्या बन जाएगा? उच्छ्वास। ये हुए ता के महत्वपूर्ण नियम। अब ता के मैं और नियम बता रहा हूं जो कि बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत कम प्रयोग में आते हैं। वो नियम क्या है कि अगर ध्यान से देखना, यदि सा हो आधा प्लस के इस तरफ, मतलब संधि बनाते समय इस तरफ सा आधा हो और उसके बाद यदि ता आ जाए, उसके बाद यदि ता आ जाए तो इस ता को टा बना देते हैं। तो इस ता को टा बना देते हैं और यदि था आ जाए तो इसको ठा बना देते हैं। इसको क्या बना देते हैं? ठा बना देते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखिए। जैसे यहां लिखा है आकर्ष प्लस ता, तो आधे सा के बाद ता आ गया तो इसको टा बना देना है और मिला के लिख देना है, बन जाएगा आकर्ष्ट, बन जाएगा आकर्ष्ट। उसी प्रकार से अगर था आ जाए तो जैसे लिखा है प्रसधन था, तो ये बन जाएगा पृष्ठ। ये क्या बन जाएगा? पृष्ठ। ये ता के दो और महत्वपूर्ण नियम थे। इसी के साथ ता संबंधी सभी नियम खत्म हो गए हैं। तो ता संबंधी नियम पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं मां संबंधी नियम। मां संबंधी नियम क्या कहता है? तो मैं आपको व्यंजन संधि के प्रारंभ में ही बता चुका था कि जो मां संबंध, जो पंचम वर्ण है उसका एक नियम होता है कि वो किसी से मिले या उससे कोई मिले वो अपने में ही परिवर्तित होता है। तो जब हमने पहला नियम पढ़ा था तो पहला पढ़ा था कि जब पहला वर्ण पंचम वर्ण से मिले तो पहला पंचम में बदल जाता है। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं तो यह मां संबंधी नियम क्या कहता है? मां संबंधी नियम कहता है कि प्लस के इस तरफ, मतलब प्लस के पहले तरफ हमेशा मां रहेगा और उसके उस तरफ
क्या रहेगा तो क्या बनेगा, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि अगर माँ मिल रहा है, पंचम मिल रहा है तो पंचम में ही बदलेगा। देखते हैं, तो माँ का पहला नियम कहता है कि अगर प्लस के इस तरफ माँ मछली है, अगर आधा माँ है और इस तरफ का से लेकर हा तक कोई भी व्यंजन हो, का से लेकर हा तक कोई भी व्यंजन हो, तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। माँ का क्या हो जाता है, अनुस्वार। माँ का अनुस्वार हो जाता है, मतलब माँ बिंदी में बदल जाता है, जो ऊपर बिंदी लगाई जाती है, बिंदी भी पंचम वर्णों की लगती है, तो माँ का भी अनुस्वार हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे यहां लिखा हुआ है समधन विधान, तो हमको तो बस ये पता है कि अगर प्लस के इस तरफ माँ है और इस तरफ कुछ भी आ जाए तो माँ का बिंदी बना देना है, अनुस्वार बना देना है, तो बन जाएगा संविधान। तो क्या बन जाएगा, संविधान। इसी प्रकार से समधन हार अगर हमने बना दिया तो बन जाएगा संघार। तो क्या बन जाएगा, संघार बन जाएगा। अर्थात अगर प्लस के इस तरफ माँ हो और उस तरफ कोई सा भी व्यंजन हो का से लेकर हा तक, तो माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, माँ अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ हमने एक नियम और समझा था कि अगर आधे वर्ण के बाद कभी भी स्वर लगता है, व्यंजन संधि के दूसरे नियम में मैंने बताया था कि आधे वर्ण के बाद कभी भी स्वर लगता है तो स्वर अपनी उस पर मात्रा लगा लेता है। तो क्या करता है, स्वर अपनी उस पर मात्रा लगा लेता है। इसीलिए अब हम दूसरा नियम देखते हैं माँ का। तो माँ का दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर माँ के उस तरफ स्वर आ जाए, अब बात देखना यहां पर, अगर ये आधा माँ रहता तो ये अनुस्वार बन जाता, लेकिन अब स्वर आ गया तो स्वर क्या करेगा, इसकी इस पर मात्रा लगा लेगा। अर्थात अगर माँ के बाद स्वर आ जाए तो स्वर की क्या लग जाती है, उस पर मात्रा लग जाती है। ये माँ का दूसरा नियम कहता है। कैसे लगती है वो देखते हैं। तो अगर यहां लिखा है समधन इच्छा, यहां क्या लिखा है, समधन इच्छा, तो इसकी ई की क्या होगी, इस पर मात्रा लग जाएगी, तो ये बनेगा समीक्षा। तो क्या बन जाएगा, समीक्षा। इसी प्रकार से अगर यहां लिखा है समधन अन्वय, समधन अन्वय, तो इस छोटे आ की क्या होगी, इस पर मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा समन्वय। तो ये क्या हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा। ये हुआ माँ का दूसरा नियम। अब माँ का आखिरी नियम बचा है, अर्थात तीसरा नियम बचा है, जो मैं यहाँ लिखता हूँ। माँ का तीसरा नियम क्या कहता है, माँ का तीसरा नियम कहता है, दूसरा ए हुआ, पहला ए हुआ, तीसरा नियम कहता है कि माँ के बाद अगर माँ ही आ जाए, मतलब पंचम के बाद पंचम आ जाए, तो ये याद करने वाली बात नहीं होती। माँ के बाद पंचम वर्ण के बाद अगर पंचम लिखा है, मतलब आधा पंचम पहले है और पूरा पंचम बाद में है, तो हमेशा ये ऐसी ही स्थिति में लिखे जाएंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही अनुस्वार लगता है। तो इनको ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, आधा माँ और पूरा माँ। कैसे लिखेंगे, उदाहरण भी देख सकते हैं हम। जैसे लिखा होता है समधन मान, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, सम्मान। अर्थात जैसे का तैसा लिखा जाता है। अर्थात आज हमने माँ के 3 नियम पढ़े। पहला नियम, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान देना। पहला नियम कि माँ का मेल का से हा तक किसी भी व्यंजन से हो जाए, माँ का हमेशा अनुस्वार बनेगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि माँ का मेल अगर स्वर से हो जाए तो स्वर की मात्रा लग जाती है। और उसी के बाद हमने पढ़ा कि माँ का मेल अगर माँ से ही हो जाए तो जैसे का तैसा लिख दिया जाता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। ये हुआ व्यंजन संधि का माँ संबंधी नियम। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि का अगला नियम। देखते हैं अगला नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि का अगला नियम क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, थोड़ा सा अलग प्रकार का है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्लस के इस तरफ हमेशा व्यंजन पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ प्लस के इस तरफ थोड़ा सा परिवर्तित होकर आएगा कि प्लस के इस तरफ छोटे ई या ऊ की मात्रा हो। मतलब जो यहाँ पर आखिरी वर्ण हो उस पर छोटी ई की या छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए, और इस तरफ सा हो, इस तरफ क्या हो, सा हो। तो अब चूंकि व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि कैसे पता चली, क्योंकि एक तरफ व्यंजन तो आ ही रहा है, इस तरफ सा आ रहा है, अर्थात व्यंजन संधि है।
तो अगर व्यंजन संधि है तो परिवर्तन भी काय में होना चाहिए व्यंजन में। तो अब यहाँ तो स्वर है तो यहाँ व्यंजन है, तो परिवर्तन अब इसमें होगा, अब इस तरफ नहीं होगा। अभी तक इस तरफ हो रहा था क्योंकि अब इस तरफ भी व्यंजन था, अब चूंकि व्यंजन इस तरफ है तो इसलिए सा का क्या हो जाएगा, शा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखो, जैसे लिखा है अभिधन शेख, जैसे क्या लिखा है अभिधन शेख, तो इस तरफ छोटी ई की मात्रा है, इस तरफ सा है, तो इस वाले सा को हमको ऐसा वाला सा बना देना है, मात्रा जाके ता रहेगी और इसको मिला के लिख दिया अभिषेक। क्या बना, अभिषेक। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ लिखें शूधन समा, तो हम यहाँ देखते हैं कि प्लस के इस तरफ छोटे ऊ की मात्रा है, उस तरफ ये सा है, तो क्या बन जाएगा सुषमा, तो क्या बन जाएगा सुषमा बन जाएगा। इसी प्रकार से व्यंजन का नेक्स्ट नियम हम देखते हैं और उस पर भी ध्यान लगाते हैं कि वो किस प्रकार का होगा। तो व्यंजन का अगला नियम आपने पढ़ लिया है कि अगर प्लस के उस तरफ ई ऊ की मात्रा हो, इस तरफ सा हो, तो सा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार के हम अगला देखते हैं कि अगर इस तरफ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इनमें से किसी की भी मात्रा हो, इनमें से किसी की भी मात्रा हो और इस तरफ केवल छा छाता हो, इस तरफ क्या हो केवल छा छाता, तो होता क्या है कि छा के आगे आधा चा जोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि छा के आगे आधा चा जोड़ देते हैं। उदाहरण स्वरूप पे हम देख सकते हैं कि कैसे बनेंगे। तो जैसे यहां लिखा होगा अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, आप देखते हैं प्लस के इस तरफ छोटे ऊ की मात्रा, इस तरफ छा है, तो छा से पहले आपको आधा चा जोड़ देना है। हमने जोड़ दिया, बन गया अनुच्छेद। क्या बन गया, अनुच्छेद। इसी प्रकार से अगर लिखा है परिधन छेद, तो क्या बन जाएगा परिच्छेद बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा परिच्छेद बन जाएगा। ये व्यंजन संधि का अगला नियम था। अब हम समझते हैं व्यंजन संधि का आखिरी नियम। व्यंजन संधि का आखिरी नियम, ये नियम तो आप लिख ही चुके होंगे या समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि का आखिरी नियम क्या कहता है। तो व्यंजन संधि का आखिरी नियम कहता है, व्यंजन संधि का आखिरी नियम कहता है कि अगर आ, ई, रा, सा, मा के बाद ना आता है तो वह अणा में परिवर्तित हो जाता है। तो ना काय में परिवर्तित हो जाता है, अणा में परिवर्तित हो जाता है। इससे पहले आना चाहिए। अब यह आवश्यक नहीं कि ना कहाँ आएगा, ना हमेशा प्लस के उस तरफ आएगा। देखते हैं कैसे इसके उदाहरण बनते हैं। थोड़ा सा अलग प्रकार का है। जैसे यहां लिखा है प्राधनमान, प्राधनमान, तो यहाँ आ के बाद और ना के बाद, माँ के बाद आया है, तो इस ना को हम बना देंगे अणा। तो क्या बन जाएगा प्रमाण। इसी प्रकार से जैसे लिखा है राम प्लस अयन, तो आ के बाद आया है तो बनेगा रामायण। यहां पर दीर्घ संधि लगी हुई है, यहां पर व्यंजन संधि लगी हुई है। इसी प्रकार से अगर यहां लिखा जाए परिधनमान, तो बनेगा परिमाण, तो बनेगा परिमाण। इस प्रकार ये थे व्यंजन संधि के अभी तक के पूरे नियम। मैंने जो आपको बताए हैं इनको मैं एक बार फिर आपको रिपीट करवा देता हूं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर पहला वर्ण पंचम वर्ण से मिल जाए, पहला वर्ण अगर पंचम वर्ण से मिल जाए तो पहला अपने पंचम में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर पहला वर्ण तीसरे चौथे अंतस्थ या स्वर से अर्थात पंचम से ना मिले तो पहला अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने आपको तीसरा बताया था नियम, ता संबंधी नियम के ता का मेल अगर चा और छा से हो जाए तो ता का आधा चा हो जाता है। अगर इसी प्रकार से ता का मेल जा और झा से हो जाए तो ता का आधा जा हो जाता है। और ता का मेल टा या डा से हो तो ता का टा या डा ही बनता है। और ता का मेल ला से हो तो ता का ला बनता है। यदि हा से हो जाए तो ता का आधा दा और हा का आधा धा बनता है। उसी प्रकार से अगर ता का मेल सा से हो जाए तो
ता का आधा चा और सा का छा बन जाता है। यहाँ तक तो ता संबंधी नियम थे। उसके बाद हमने माँ संबंधी नियम पढ़े, तो माँ में पढ़ा कि माँ का मेल किसी से भी हो, माँ का अनुस्वार ही बनना है। यदि माँ का मेल स्वर से हो तो स्वर की मात्रा लग जाएगी, और माँ का मेल माँ से ही हो तो जैसे का तैसा लिखा जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि यदि प्लस के उस तरफ या छोटी ई ऊ की मात्रा के बाद सा आ जाए तो सा का सा कर देते हैं। और अगला हमने पढ़ा कि आ ई ऊ की मात्रा के बाद अगर छा आ जाए तो छा के आगे आधा चा जोड़ देते हैं। उसी के बाद हमने पढ़ा कि आ ई रा सा मा और इनके बाद ना आ जाए तो ना का अणा बना देते हैं। हमारी व्यंजन संधि यहीं पर खत्म होती है। इससे पहले हमने व्यंजन और उससे पहले स्वर संधि पर बात की है। आज हम विसर्ग संधि पर बात करना चाहते हैं। तो विसर्ग संधि होती क्या है, सबसे पहले इस पर देखते हैं। तो विसर्ग का मतलब होता है आहा की दो बिंदी। विसर्ग का मतलब होता है आहा की दो बिंदी, अर्थात प्लस के पहले यहां पर विसर्ग होगा। विसर्ग की एक विशेष बात होती है कि विसर्ग हमेशा स्वर के बाद लगाया जाता है, अर्थात विसर्ग के पहले जो भी वर्ण होता है वो कभी आधा नहीं हो सकता, उस पर कोई ना कोई स्वर की मात्रा अवश्य होगी। तो अब होगा क्या कि प्लस के पहले हमेशा विसर्ग की दो बिंदी रहेंगी। अगर विसर्ग की दो बिंदी हैं तो वहां निश्चित हो जाता है कि ये विसर्ग संधि है। तो ये विसर्ग संधि है। परिभाषा क्या कहती है इसकी कि जब विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से हो तो वहां विसर्ग संधि हो जाती है। स्वर अथवा व्यंजन मतलब विसर्ग का मेल किसी से भी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इसका नियम नंबर पहला, विसर्ग संधि का नियम नंबर पहला। विसर्ग संधि का नियम नंबर पहला क्या कहता है कि विसर्ग के पहले आ होना चाहिए। मतलब विसर्ग के पहले जहां विसर्ग लगा है उसके पहले वाले वर्ण पर काय की मात्रा होनी चाहिए, आ की मात्रा होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए, जैसे अगर मैं लिखूं तपहा, तो आप देख रहे होंगे विसर्ग के पहले वाले वर्ण पर छोटे आ की मात्रा, ये यही कहता है नियम कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण पर मात्रा होनी चाहिए काय की, छोटे आ की। उसके बाद दो स्थितियां बनती हैं। यहां पर दो स्थितियां कौन कौन सी बनती हैं देखते हैं। पहली स्थिति का खा टा ठा पाफा हो, मतलब इस तरफ का खा टा ठा पाफा, अपन को ऐसे ही याद रख लेना है, का खा टाटा पाफा, का खा टाटा पाफा, का खा टाटा पाफा, का खा टा ठा पाफा। अगर ये हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे का तैसा लिख देंगे। और यदि ये ना हो तो बचा क्या है, अब तीसरा चौथा पंचम वर्ण। पहला दूसरा तो ये हो गए, बचे क्या है अब तीसरा चौथा पंचम वर्ण। तो अगर इनको छोड़कर कुछ भी उस समय उस तरफ आ जाए, कौन कौन सा, तीसरा चौथा पंचम अंतस्थ या स्वर। अगर आप इतने याद नहीं रख सकते तो आप इतना कर लो कि इस तरफ काका टाटा पापा हो तो हम विसर्ग का कुछ नहीं बनाएंगे, और अगर काका टाटा पापा नहीं हुआ तो विसर्ग का ओ बना देंगे। क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। देखते हैं उदाहरण इस नियम के कैसे बनते हैं। जैसे यहां लिखा है तपहा धन भूमि, हमने सबसे पहले देखा विसर्ग के पहले आ है, मतलब कुछ नहीं बनेगा या फिर ओ बनेगा, हमने इतना कंफर्म कर लिया। फिर हमने उस तरफ देखा काका टाटा पापा है क्या, अगर काका टाटा पापा होता तो कुछ नहीं बनाते, और ये नहीं है तो क्या बना देंगे, ओ। तब यहां ओ बन जाएगा तो ओ की मात्रा चढ़ जाएगी पापर, तो क्या हो जाएगा, तपो भूमि। इसी प्रकार हम यश प्लस दा का बनाते हैं। तो देखते हैं विसर्ग के पहले छोटे आ की मात्रा है, इस तरफ काका टाटा पापा नहीं है, काका टाटा पापा होता तो कुछ नहीं बनाते, नहीं है तो ओ बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, यशोदा। तो क्या बन जाएगा, यशोदा। उसी प्रकार से हम एक ए वाला भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है प्रातः धन काल, हम देखते हैं विसर्ग के पहले आ की मात्रा है और उस तरफ काका टाटा पापा में से एक आ गया, का आ गया, अर्थात इसको जैसे का तैसा लिखा रहने देंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा लिखा था वैसा ही लिखा रहेगा। ये हुआ विसर्ग का पहला नियम। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर विसर्ग के पहले आ की मात्रा हो और उस तरफ काका टाटा पापा में से कुछ आ जाए तो कुछ नहीं बनाते, ऐसे जे आया है तो कुछ नहीं बनाया, कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर ये ना हो और तीसरा चौथा पंचम अंतस्थ और स्वर आ जाए तो हम क्या करते हैं, विसर्ग का ओ बना देते हैं, जैसे ये बनाया और ये बनाया। ये हुआ विसर्ग संधि का पहला नियम। आइए देखते हैं विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरा नियम बनाने के लिए मैं ज़्यादा कुछ रफ नहीं करने वाला हूं, दूसरा नियम भी यहीं से बन जाएगा। आप बस ध्यान से देखिए कि दूसरा नियम कैसे बनता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि विसर्ग के पहले आ ना हो, विसर्ग के पहले आ ना हो।
आ को छोड़कर कोई भी बना रहा है, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए आई, कुछ भी बना रहा है, बस आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इस तरफ काका टाटा पापा जैसे का तैसा काका टाटा पापा हो तो हम विसर्ग का आधा सा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? विसर्ग का आधा सा बना देते हैं। और काका टाटा पापा ना हो तो विसर्ग का आधा रा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? आधा रा। तो उसी तरीके से हमको देखना है। अब हम देखते हैं, यहां पर हमने यहां लिखा दुह। सबसे पहले हमने देखा कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण पर आ है कि नहीं। अगर आ होता और उस तरफ काका टाटा पापा होता तो कुछ नहीं बनाते, वो काका टाटा पापा नहीं होता तो वो बना देते, लेकिन आ नहीं है तो हम देखेंगे उस तरफ क्या है। अगर उस तरफ काका टाटा पापा हुआ तो सा बना देंगे और नहीं हुआ तो रा बना देंगे। जैसे यहां लिखा है काम, विसर्ग के पहले छोटे ऊ की मात्रा है अर्थात आ नहीं है और इस तरफ काका टाटा पापा में से एक आ गया तो आधा सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दुष्काम। उसी प्रकार से हम ऊपर वाला भी देख लेते हैं। अगर हमने यहां लिखा है निधन आशा तो हम यहां देखते हैं कि विसर्ग के पहले छोटी ई अर्थात आ नहीं है तो आधा रा बनेगा, आधा सा बनेगा। काका टाटा पापा होता तो आधा सा बनता, अगर ये नहीं है तो आधा रा बनेगा अर्थात स्वर आ गया। स्वर का नियम हम पहले से जानते हैं कि स्वर क्या करता है? मात्रा चढ़ाता है। इसका हम आधा रा बना देंगे और इसको हम एक बार ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे, हम अपने आप को समझने के लिए, गलत ना हो। अब देखो आधे वर्ण के बाद स्वर है तो स्वर की क्या लगा देंगे? इस पर मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा निराशा। अगर यहाँ स्वर नहीं होता तो इसकी रकार चढ़ जाती। कैसे चढ़ जाती वो भी देखो। जैसे लिखा है दूधन गम, यहां पर काका टाटा पापा नहीं है इसलिए आधा रा बनेगा तो आधा रा कहां पर जाएगा? गा पर जाएगा, बन जाएगा दुर्गम। क्या बन जाएगा? दुर्गम। ये हुआ दूसरा नियम। दूसरे नियम और पहले नियम में अंतर इतना है कि पहले नियम में विसर्ग के इस तरफ आ था, दूसरे नियम में विसर्ग के इस तरफ आ नहीं है बस। उसके अलावा यहाँ पर जो बन रहा है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जब आ होता है तो यहाँ कुछ नहीं बनता, ऊपर ओ बन जाता है। जब यहाँ आ नहीं होता है तो यहाँ पर सा बन जाता है, यहाँ पर रा बन जाता है। ये हुए विसर्ग संधि के दो नियम। अब मन में बड़े विचार आ रहे होंगे कि सर काका टाटा पापा, काका टाटा पापा, काका टाटा पापा, चाचा ताता सा कहाँ रह गए? तो हम उनको भी देख लेते हैं। उनका नियम जो रह गया था अब हम उनको भी ले लेते हैं। तो क्या क्या बचा था हमारे पास? चाचा और सा, और क्या बचा था? ता था और सा, क्योंकि का खा पहले दूसरे, टा ठा पहले दूसरे, पा फा पहले दूसरे। अब पहले दूसरे में कौन कौन बचा था? चाचा बचा हुआ था और ता था बचा हुआ था। हमने सा सा और ले लिया। इसका नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद अगर चाचा सा आ जाए ये वाला तो हम विसर्ग का आधा सा बना देते हैं, और अगर ए आ जाए तो विसर्ग का आधा सा बना देते हैं। दोनों ही कंडीशन में आधा सा, लेकिन आधे सा बदल जाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखो। जैसे अगर हमने लिखा है दू प्लस शासन, सा आ गया अर्थात आधा सा बनेगा, दुशासन। इसी प्रकार से ये देख लेते हैं बी प्लस तार, क्या बनेगा? विस्तार। क्या बन जाएगा? विस्तार बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे लिखा है नमः दंते तो बन जाएगा नमस्ते। ऊपर वाले में देखें तो दुह प्लस चक्र बराबर दुष्चक्र। ये हुआ विसर्ग संधि का तीसरा नियम। आइए देखते हैं विसर्ग संधि का अगला नियम। ये समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर बता देता हूं। अगर इस तरफ विसर्ग लगा है, इस तरफ ताता सा है तो विसर्ग का आधा सा बना देंगे सपेरा वाला। अगर चाचा सा है तो विसर्ग का आधा सा बना देंगे शंकर वाला। देखते हैं अगला नियम। विसर्ग संधि का अगला नियम क्या कहता है? तो विसर्ग संधि का अगला नियम कहता है कि अगर विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा हो, विसर्ग के पहले काय की मात्रा होनी चाहिए? छोटी ई की मात्रा, केवल छोटी ई की मात्रा, और इस तरफ रा रथ आ जाए। क्या आ जाए? रा रथ आ जाए। तो यहाँ होता क्या है? यहाँ ये होता है कि छोटी ई
बड़ी ई में बदल जाती है, छोटी ई बड़ी ई में बदल जाती है। बस इतना ही किया जाता है। देखते हैं कैसे बदलती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है दिही प्लस रज। यहाँ क्या लिखा हुआ है? दिही प्लस रज। छोटी की मात्रा है, इस तरफ रा है, तो छोटी को बड़ी में बदल देंगे बस, और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या बन जाएगा? धीरज। इसी प्रकार से निही प्लस रज बराबर नीरज बन जाता है। विसर्ग संधि का अगला नियम हो गया। विसर्ग संधि का एक और नियम है, अन्य महत्वपूर्ण है, कि विसर्ग के इस तरफ भी स्वर हो, विसर्ग के उस तरफ भी स्वर हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, विसर्ग हटा देते हैं, जैसे का तैसा लिख देते हैं। अगर मैं इस नियम को आपको बताऊं तो ये नियम क्या होता है कि अगर विसर्ग के पहले आ है, कि पहले आ है और बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए, तो बस विसर्ग हटता है, बाकी कुछ नहीं होता। कैसा है नियम? तो देखो, जैसे लिखा है अतः धन एव, तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, अतएव, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये थी विसर्ग संधि। आशा करता हूं कि समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक, अगला लेक्चर में अगला टॉपिक, अगला अध्याय समास पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? समास पढ़ने जा रहे हैं। जल्द ही आपको कौटिल्य एकेडमी ऐप और कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मेरी सारी ऑनलाइन कक्षाएं, सारे ऑनलाइन लेक्चर प्राप्त हो जाएंगी। नीचे दी जा रही लिंक पर आप क्लिक करें तो आपको सभी कक्षाएं प्राप्त हो जाएंगी। कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी जो भी कक्षा अपलोड हो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि वो घर बैठे भी इस चीज़ की तैयारी कर सकें। जुड़े रहें कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल से, जिससे कि आपको MPSI की तैयारी का एक अवसर प्राप्त हो सके और आप घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।